सो गाइस आई बिलीव कि इस चैनल पर रहते रहते अभी तक आप दो चीजें तो जरूर सीख चुके होंगे, एटलीस्ट फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। मार्केट में कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जरूरी ये होता है कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज को समझना, उसको सही तरीके से कैलकुलेट करना और उसको वेरी करना ईयर ऑन ईयर एंड फर्दर कंपनी के ग्रोथ परस्पेक्टिव से। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी? अगर आप लोगों ने सही में ये सब चीजें सही तरीके से सीखी या समझी है, तो क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि कंपनी का पी रेशियो लगभग लगभग 300 प्लस तक चला गया था। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये 4 अगस्त का है, जब 4 अगस्त को मैंने आप लोगों के साथ कंपनी का पी, कंपनी का ग्रोथ और कंपनी के क्वार्टर 1 का प्री एनालिसिस डिस्कस कर रहा था। उस दिन का ये वाला स्क्रीन है। तब कंपनी का पी 298 पर था 4 अगस्त को, और उसके बाद में 2-3 सेशन के बाद कंपनी का पी लगभग 300 प्लस चला गया था। ग्रोथ परसेंटेज और पी, ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो, ये टोटल चार चीजें होती हैं जो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को डिराइव करते हैं। मतलब बताते हैं कंपनी कितनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी से एक्सपेक्टेशन कितनी है, कंपनी कितनी अंडर वैल्यूड है, इन चीजों को बताती है। यानी जितना बढ़िया कंपनी का ग्रोथ होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का पी हमको कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी बताता है। लेकिन जितना वीक कंपनी का ग्रोथ होगा, उतना ही हाई पी मतलब कि कंपनी की वैल्यूएशन को ज्यादा बताता है। भले ही एक्सपेक्टेशन कैसे भी हो, इन दो चीजों को हमेशा साथ में एनालाइज करना जरूरी है। अब 4 अगस्त को 298 का पी, उसके बाद में लगभग 300 प्लस का कंपनी का पी चला गया। लेकिन ग्रोथ एक बार फिर से कंपनी ने बढ़िया दी और कंपनी का पी इस समय आपको 257 पर नजर आ रहा है। 257। अब आप कहोगे भाई ये 257 का पी भी बहुत महंगा है। देखो यार, ग्रोथ परसेंटेज एक क्वार्टर के अंदर अच्छा देना या फिर कॉन्टिन्यूसली बढ़िया देते चले जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। अभी कंपनी क्या कर रही है, लगातार अच्छा ग्रोथ परसेंटेज देती चली जा रही है एनुअल बेसिस पर। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब उसकी वजह से एक बार फिर से जब कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिया, तो आपको एक क्वार्टर में कंपनी का पी सीधा नीचे आता देखने को मिल गया। पी बहुत सारे अलग अलग रीजन की वजह से नीचे आ सकता है, डिविडेंड भी, बाय बैक भी, और बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से पी नीचे आता है। पर यस, अगर कंपनी ग्रोथ परसेंटेज यानी कि रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में ग्रोथ बड़ा कर दे, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है जिसकी वजह से पी नीचे आता है। ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे कि कंपनी का पी में करेक्शन कितनी ज्यादा आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो क्यूपिड लिमिटेड के जब कंपनी के परसों रिजल्ट आए थे, हमने डिस्कस किया था कि अगले वीडियो के अंदर हम कंपनी का ओपीएम डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमने ओपीएम के साथ में कंपनी का पी भी यहां पर देख लिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस वीडियो के लिए। 39% कंपनी का ओपीएम मार्जिन आया है, जो कि अच्छा है। बहुत बढ़िया कंपनी ने ओपीएम परसेंटेज दिया। और अगर आप पिछले साल के ओपीएम से कंपनी का इस बार का ओपीएम कंपेयर करोगे, तो अराउंड 11% का इंक्रीज है। और इनफैक्ट पिछले कई सारे क्वार्टर्स अगर आप यहां पर कंपनी के देखोगे, कंपनी ने अपना सभी क्वार्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग जून 2024 यानी कि ईयर ऑन ईयर और ईयर ऑन ईयर 2 कंपनी का जो ग्रोथ है ओपीएम परसेंटेज के अंदर, वो सबसे हाईएस्ट। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर बहुत बढ़िया देखने को मिला, जिसकी वजह से पी रेशियो में बहुत अच्छी खासी करेक्शन आई है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 194% पर था, जो कि रिक्वायर्ड से थोड़ा सा कम है। और कंपनी का ईपीएस 0.33 पर आ चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3 गुना हो चुका है। तो कंपनी के रिजल्ट्स ने बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म और बढ़ा दिया यहां पर। लेकिन एक सवाल अभी भी रहेगा आपके दिमाग में, अगर आप क्यूपिड लिमिटेड में इन्वेस्टेड नहीं हो। मैंने कई पिछले लगभग 4 महीनों से कई बार मैं नोटिस कर चुका हूं, जो इन्वेस्टेड नहीं है ना, वो यही कह रहे हैं कि भैया अब ये गिरेगा, अब इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो यार, मार्केट है, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, इन तीन चीजों को एनालाइज करना सीखना जरूरी है। ऐसा कहने से कि भैया गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। जिन्होंने इसमें लोअर लेवल्स पर एंट्री करके रखी है, वो आराम से इसमें प्रॉफिट बना करके बैठे हैं। उनका मन करेगा उसको आगे होल्ड करेंगे, उनका मन करेगा अपना बुक करके चले जाएंगे। इस सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरी जो मेन पॉइंट मेरा ये रहता है वीडियोस के अंदर, वो ये होता है कि अगर आपको कुछ चीजें मालूम है, तो बेटर ये है कि उसको कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज शेयर करो, अगर आपको सच में कुछ मालूम है मार्केट के बारे में। रादर देन कि इस तरह की बात है कि अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, अब तो ये गिर जाएगा, डूब जाएगा, ये चीजें नहीं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी अभी हम आएंगे चार्ट्स पे। पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ में कुछ अपडेट्स भी एक बार नोट कर लो। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल 27 की जो गाइडेंस है, उसको 725 से 750 करोड़ बता दिया है। ऑल्दो कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के पहले जब अपना क्वार्टर 1 का प्रीव्यू दिया था ना, कि कंपनी ने बताया था हम 150 करोड़ का रिवेन्यू देंगे,
तब भी कंपनी ने अपना प्रीव्यू दे दिया था फाइनेंशियल 27 को लेकर के, और एक बार फिर से कंपनी ने ये अपडेट यहां पर जारी कर दिया कि हम इतना रेवेन्यू गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं 725 से लेकर के 750 करोड़ पूरे फाइनेंशियल 27 के आखिर तक। कंपनी अगर इससे और ऊपर ले आए तो उससे तो अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती फिलहाल। अब आते हैं एक और अपडेट पे। वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन पर कंपनी काम कर रही है। कॉस्ट ऑडिटर रीअपॉइंट कंपनी ने कर लिया है और डायरेक्टर भी कंटिन्यूएशन कंपनी यहां पर चलेंगे। ऑलराइट, एक पॉइंट और नोटिस कर लेना, मैंने वैसे ये आपके साथ लगभग इसी हफ्ते डिस्कस किया था। कंपनी में जो आपको प्लेज देखने को मिलता प्रमोटर का, वो भी काफी ज्यादा कम हो गया है और 46.24 पर आपके प्रमोटर की होल्डिंग आ चुकी है फ्रॉम 46.03 इन जून क्वार्टर, और प्लेज 24.79 से 8.03 पर आ चुका है। कोई भी प्रमोटर या पर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डिंग को प्लेस क्यों करती है, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होते हैं, और जैसे ही वो स्पेसिफिक रीजन पूरा हो जाता है वो प्लेस शेयर वापस से आ जाता है, यानी कि कुछ पैसों के बदले या फिर किसी भी कमोडिटी के बदले दिया जाता है प्लेज अमाउंट। ऑलराइट, तो उसकी वजह से कंपनी का जो पर्पस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, जिसकी वजह से कंपनी का 24.79 से अब 8.03% पर प्लेज नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी भी बना हुआ है। टेक्निकली दोनों टेक्निकल्स आपके बेरिश है, MFI एंड RSI। MFI 73.8, RSI 78.6 पर है। सो अब आते हैं आपके क्यूपिड लिमिट के चार्ट पर। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट भी यहां पर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में लास्ट सेशन आपको क्या नजर आया कि सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली। एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा आएगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपना प्रीव्यू दे चुकी थी रेवेन्यू को लेकर के, लेकिन प्रॉफिट को लेकर के एक थोड़ा सा कंसर्न यहां पर ये था कि कंपनी ग्रोथ किस तरह से प्रोवाइड करेगी। अभी आप लोगों ने देखा कि कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। देखो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा। नंबर्स बहुत बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से काम कर रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो कंपनी ने वापस से ब्रेकआउट किया है, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस वापस से बढ़ा, पी रेशियो नीचे गिरा, सब चीजें हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग यहाँ पर लास्ट सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिले, उसके पीछे का मेजर रीजन यही आता है, प्रॉफिट्स को लेकर के कंसर्न बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन एक बात और यहाँ पर नोट करना कि ये जो यहाँ पर आपको बीच बीच में सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है छोटी छोटी, इसके पीछे का रीजन बड़े यानी कि पुराने जो इसमें इन्वेस्टेड बैठे हुए हैं वो लोग नहीं है। इसके पीछे का रीजन है जो छोटी छोटी एंट्रीज यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब कि छोटे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी रैली मिली, यहाँ पर एंट्री कर ली, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ये समझते हुए कि कहीं यहां से और ज्यादा कहीं यहां से गिर ना जाए। इस वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हैं, जिसके बाद में दिन के आखिर के अंदर आपके पास बार बहुत ज्यादा एक्टिव यहां पर हुए। मतलब सेलर लगभग 262 के रिजेक्शन से 240 तक गिर गए थे लास्ट सेशन, है ना। यही हुआ था क्यूपिड लिमिटेड में। उसके बाद में बार ने अपनी पोजीशन वापस से बनाई क्यूपिड के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल रही है। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको क्या चीज नजर आती है, आपके पास 7 EMA। तो 7 EMA की जब भी बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाता है क्यूपिड लिमिटेड, ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वापस से 7 EMA पर बेस लेने के लिए आता है। लास्ट सेशन कहीं ना कहीं यही हुआ कि ये जो आप ब्लू लाइन यहां पर देख रहे हो ये 7 EMA है, इसके ज्यादा ऊपर निकल गया तो आपके पास नीचे की तरफ वापस बेस बनाने के लिए आया। हर बार यही चीज, यहां पर भी आपको यही चीज नजर आएगी और इधर भी आपको यही चीज नजर आएगी, जिसके बाद में 3 सेशन कंसोलिडेशन चला था। यहां पर भी काफी ऊपर गया था, उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, जिसके बाद में 7 EMA से बेस लिया और लास्ट सेशन में यही कहानी देखने को मिली। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है क्यूपिड लिमिटेड का। यहां आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास बड़ा फॉल था, उसके बाद में छोटे मोटे बार आपको और देखने को मिले और दिन के आखिर में जो आपकी क्लोजिंग है 262.94 के आसपास बनी है, यानी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पॉइंट के पास में, क्योंकि जो आपका हाई है वो लगभग 267 के आसपास का है। ठीक है, तो अभी हमको नजर आ रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 262.94 के आसपास स्टॉक क्या कर रहे हैं, यहां पर इस रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि इस प्राइस के ऊपर कितना स्टेबल रहेगा वो ही फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपको बता दे, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लगभग 272 का बन सकता है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो अराउंड 272 की बन सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दिन 8 से 10-12 रुपए के बीच का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है हर दूसरे सेशन के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग 272 की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है अगर ये मोमेंटम वापस कैरी करता है। इंपॉर्टेंट बेस जहां पर आपके पास प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है वो है आपका 21 EMA, यानी कि लगभग 254। ये सबसे क्रूशियल बेस रहेगा क्यूपिड लिमिटेड में 254 का। इस प्राइस के ऊपर जब तक रहेगा तब तक चार्ट्स अच्छे हैं। कोई भी सेलिंग यहां पर 254 के नीचे आती है, बस वही आपको कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करती है। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 254 पर गिर जाएगा, बट
जब बात आती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, जैसे आपका आरसीएमएफ दोनों समय बेयर जोन पर चल रहा है और लास्ट सेशन वापस से 7 ईएमए के पास आने की कोशिश करी और इस समय आपका 262.94 के आसपास रिजेक्शन है और 272 आपके ऊपर के ट्रेंड्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 262.94 को अगर ये क्रॉस कर रहा है कमिंग सेशन में तो फिर आपको यहाँ पर गिरावट की चिंता नजर नहीं आती, फिर तो आराम से 272 को क्रॉस करेगा एंड देन फर्दर भी कैरी कर जाएगा। लेकिन कोई भी फॉल एक आपके 7 ईएमए या पर 21 ईएमए जो कि 254 पर है, कोई भी फॉल बिलो 254 वहां पर आपके पास बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं और वो पॉसिबिलिटी से तभी बनती है जब लोग पैट ग्रोथ को ज्यादा जो है यहाँ पर वेटेज दे। पैट ग्रोथ को अगर ज्यादा वेटेज मिलता है तभी इस चीज की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज जो मोमेंटम कैरी करा है इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर अभी तक, क्योंकि रिटर्न्स बहुत बड़े दे चुकी है कंपनी, बहुत बड़े रिटर्न्स, और ये पूरे टाइम पर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया इस चीज को। तो इस वजह से बस आपको थोड़ी बहुत सेलिंग अगर आती है तो वो इसी रीजन से, यानी कि उसके लिए 7 ईएमए के नीचे गिरना पड़ेगा और फिर 21 ईएमए जो कि आपका 254 पर है एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम, तभी आपके पास बड़ी सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब तक इनके ऊपर है तब तक आपका चार्ट स्ट्रांग है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हर बार किसी भी कंसोलिडेशन के अंदर फॉल तो आया बट 7 ईएमए पर बेस बना करके फिर वापस से कैरी करा। लास्ट सेशन के अंदर भी यही हुआ है, फॉल तो आया लेकिन वापस 7 ईएमए के ऊपर बेस बना करके कैरी कर गया। तो अब बस हमको यही देखना है किसी तरीके से मोमेंटम बनाए रखे 7 ईएमए के ऊपर, ताकि इसी तरह से बड़े ब्रेकआउट्स आपके कैरी करता चला जाए। ऑलराइट, सो ये था वीडियो क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में। अब एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं। अभी जो मैंने आपको पी दिखाया कंपनी का, पी में ड्रॉप है। पी में ड्रॉप किस किस रीजन से आता है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बट पी क्या अभी भी कंपनी की ओवर वैल्यूएशन को बता रहा है। देखो, एक होती है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन, एक होती है ओवर वैल्यूएशन को करेक्ट करना। अब ऐसा नहीं है कि हर दिन कंपनी का पी नीचे गिरता रहेगा, हर दिन कंपनी का पी नीचे नहीं गिरता। स्पेसिफिक पर्पस होते हैं और उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से पी नीचे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, अब ग्रोथ हर दिन तो ग्रोथ नहीं आएगी कंपनी की, यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही कंपनी का पी नीचे की तरफ करेक्ट होगा, या फिर कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन ले इक्विटी की लिक्विडिटी को लेकर के, इस तरह के जब डिसीजन आते हैं तब आपका पी नीचे आता है। मतलब ये है आने वाले क्वार्टर में कंपनी अपना ग्रोथ जितना बड़ा करती चली जाएगी उतने ही पी के नीचे आने के चांसेस हैं और उतना ही कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता है। ऑलराइट, तो इस वजह से जब भी आप पी देखते हो तो साथ में हमेशा ईपीएस और ग्रोथ इन दो चीजों को भी कैलकुलेट करा करो। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।